बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 9वीं जमात के लिए तारीख के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है भारत 1960 के बाद के वाक़यात। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। शुरू करेंगे हम 1960 की दहाई से, उसके बाद 1970 की दहाई, 1980 की दहाई, 1991 के बाद की तब्दीलियां, भारतीय मईशत, समाजी शोबे में तब्दीलियां और आखिर में आलमकारी। पिछले सेशंस में हम 1960 की दहाई, 1970 की दहाई, 1980 की दहाई, 1991 के बाद की तब्दीलियां और भारतीय मईशत का मुताला कर चुके हैं। आज इस सेशन में हम समाजी शोबे में तब्दीलियां और आलमकारी के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें, पिछले सेशन में आपके लिए एक होमवर्क था जिसमें सबक में दिए हुए मवाद की मदद से ज़मानी तरतीब में वज़राए आज़म और उनके अरसे कार का जदूल बनाना था। हम उम्मीद करते हैं आपने यकीनन इस होमवर्क को मुकम्मल करने की कोशिश की होगी। तो आइए देखते हैं ज़मानी तरतीब में वज़राए आज़म और उनके अरसे कार। आज़ादी के बाद से लेकर मौजूदा दौर तक भारत में जो मुख्तलिफ वज़राए आज़म हो गुज़रे हैं, उनके नाम और उनके अरसे कार कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरसा कार रहा 15 अगस्त 1947 से 15 अप्रैल 1952, 15 अप्रैल 1952 से 17 अप्रैल 1957, उसके बाद 17 अप्रैल 1957 से 2 अप्रैल 1962 और 2 अप्रैल 1962 से 27 मई 1964। कुल मिलाकर 16 साल 286 दिन। ये रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू का अरसा कार। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री वजीर आज़म बने। लाल बहादुर शास्त्री का अरसा कार 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966, 1 साल 216 दिन। दरअसल 11 जनवरी 1966 में ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री का इंतकाल हो गया।
लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी वजीर आजम बनी। उनका अरसा कार 24 जनवरी 1966 से 4 मार्च 1967, 4 मार्च 1967 से 15 मार्च 1971, 15 मार्च 1971 से 24 मार्च 1977। टोटल 11 years 59 days। उसके बाद इलेक्शंस में जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी की क़यादत वाली कांग्रेस को ज़बरदस्त शिकस्त दी और मोरारजी देसाई वज़ीर आज़म बने। मोरारजी देसाई का अरसा कार 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 यानी 2 साल 126 दिन रहा। उनकी क़यादत में जनता पार्टी की हुकूमत अपने अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रह पाई। मोरारजी देसाई को इस्तीफ़ा देना पड़ा। मोरारजी देसाई के बाद चरण सिंह वज़ीर आज़म बने। चरण सिंह का अरसा कार भी मुख्तसर रहा। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980, 170 डेज। तो चरण सिंह की हुकूमत की मुद्दत भी कलील थी। 1980 में दोबारा इंतखाबात हुए और मिसेस इंदिरा गांधी की क़यादत में कांग्रेस दोबारा बरसरे इक़्तिदार आई। इस बार उनका अरसा कार 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। कुल 4 साल 291 दिन। हम पढ़ चुके हैं 31 अक्टूबर 1984 मिसेस इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड। 1984 में राजीव गांधी ने इक़्तिदार की कमान संभाली। उनका अरसा कार 31 अक्टूबर 1984 से 31 दिसंबर 1984 और 31 दिसंबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा। कुल 5 साल 32 दिन। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के वजीर आज़म बने। उनका अरसा कार 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 यानी 343 डेज रहा। विश्वनाथ प्रताप सिंह रिजाइंड फॉलोइंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। उसके बाद 1990 में चंद्रशेखर भारत के वजीर आज़म बने। उनकी हुकूमत भी ज़्यादा अरसे तक नहीं रह सकी। अरसा कार 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। कुल 223 दिन। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव भारत के वजीर आज़म बने। अरसा कार 21 जून 1991 से 16 मई 1996, 4 साल 330 दिन। 1996 से 1999 तक के अरसे में लोकसभा में किसी भी वाहिद सियासी जमात को अक्सरियत हासिल नहीं हो पाई। इसलिए उस अरसे में कई वजीर आज़म इक़्तिदार में आए। इनमें भारत के 10वें वजीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका अरसा कार
16 मई 1996 से 1 जून 1996 सिर्फ 16 दिन रहा। उसके बाद H.D. देवीगौड़ा वजीर आजम बने। इनका अरसा कार 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 यानी 324 दिन रहा। इंद्र कुमार गुजराल भारत के वजीर आजम बने। इनका अरसा कार भी मुख्तसर रहा, 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998, 332 डेज। आखिरकार 1999 में भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में कौमी मुत्तहिदा महाज की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के वजीर आज़म बने। इस बार उनका अरसा कार 19 मार्च 1998 से 10 अक्टूबर 1999 और 10 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 यानी 6 साल 64 दिन रहा। 2004 में मनमोहन सिंह वजीर आज़म बने। मनमोहन सिंह का अरसा कार 22 मई 2004 से 22 मई 2009 और उसके बाद 22 मई 2009 से 26 मई 2014, कुल मिलाकर 10 साल 4 दिन रहा। मनमोहन सिंह के बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के 14th प्राइम मिनिस्टर बने। उनका अरसा कार 26 मई 2014 से 30 मई 2019 और उसके बाद 30 मई 2019 ताहाल टिल डेट वो भारत के वजीर आज़म हैं। दरमियान में गुलजारी लाल नंदा 2 दफ़ा भारत के एक्टिंग वजीर आज़म बनाए गए। पहली दफ़ा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 13 दिन और दूसरी दफ़ा 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 13 दिन। So Gulzari Lal Nanda was an Indian politician and economist who specialized in labor issues. He was the Prime Minister of India for 2 short periods following the deaths of Jawaharlal Nehru in 1964 and Lal Bahadur Shastri in 1966. Which Prime Minister has the longest tenure? किस वजीर आज़म का अरसा कार सबसे ज़्यादा रहा? इनमें सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू 16 साल 286 दिन। उसके बाद मिसेस इंदिरा गांधी अरसा कार रहा 11 years 59 days और मनमोहन सिंह 10 years 4 days। इस तरह हमने ज़मानी तरतीब में भारत के वज़ीर आज़म और उनके अरसा कार का मुताला किया। और अब हम 1960 के बाद भारत में समाजी शोबे में होने वाली तब्दीलियों का मुताला करेंगे। 1960 के बाद भारत में समाजी शोबे में भी कई अहम तब्दीलियां रूनुमा हुईं। इनमें कुछ तब्दीलियां ख़वातीन को खुद कफ़ील यानी बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक़ हैं, तो कुछ
महरूम तबकात की तरक्की के लिए तस्लीम की गई हिकमत अमलियों से मुताल्लिक़ हैं। मुल्क में बच्चों और ख़वातीन की हमजहत तरक्की को रिवाज देने के लिए 1985 में वज़राते इंसानी वसाइल के तहत महकमा तरक्की बराए ख़वातीन व अतफ़ाल कायम किया गया। ख़वातीन को समाजी इंसाफ दिलाने और उनकी हमजहत तरक्की के लिए ख़वातीन से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ क़वानीन बनाए गए। ख़वातीन को समाजी इंसाफ की ज़मानत और मंसूबों पर अमलावरी में मुआवनत के लिए कानून साजी की गई, जिनमें इम्तनाए जहेज़ कानून, इम्तना यानी रोक, मुमानियत, तो जहेज़ की मुखालिफत में कानून, इसके अलावा मसावी तनख्वाह कानून वगैरह शामिल हैं। एक तरफ तो ख़वातीन को तालीम और रोज़गार के यकसां मौक़े फ़राहम करके उनकी तरक्की को रफ्तार दी गई, तो दूसरी तरफ सती और जहेज़ जैसी रस्मों पर कानूनन पाबंदी आयद कर दी गई, जिसकी वजह से ख़वातीन पर होने वाले जुल्म तशद्दुद का ख़ात्मा होने में मदद मिली। हमने देखा विरासत में भी ख़वातीन को कानूनन हिस्सा दिया गया। 73वीं और 74वीं दस्तूरी तरमीम के ज़रिए मकामी इंतज़ामी इदारों में ख़वातीन के लिए नशिस्तें महफूज की गईं। और अब हम मालूमात हासिल करेंगे ख़वातीन के लिए महफूज नशिस्तें यानी रिजर्वेशन की। दस्तूर में 73rd और 74th तरमीमात के ज़रिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ज़िला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका में 1/3 नशिस्तें ख़वातीन के लिए महफूज की गई हैं। सरपंच, सदर, सदर बल्दिया और मेयर, इन ओहदों के लिए भी 1/3 हिस्सा मुख्तस कर दिया गया है। महाराष्ट्र समेत मुल्क की 15 रियासतों में ख़वातीन को 50% रिजर्वेशन दिया गया, जिसकी वजह से ख़वातीन को तमाम शोबों में काम करने के मसावी मौक़े मयस्सर आए हैं। आज़ादी के बाद भारत के दस्तूर में मुसावाते मर्द-ओ-ज़न के उसूल पर अमल किया गया, जिसकी वजह से ख़वातीन को वोट देने का हक हासिल हुआ। वोट देने का हक एक ऐसा हक जिसके तहत अब हुकूमत साजी में ख़वातीन का भी अमल दखल शामिल हो गया, उनकी राय को भी अहमियत दी जाने लगी। आज़ादी के बाद ख़वातीन को जो कानूनी हुकूक हासिल हुए, उसके तहत मर्दों के साथ ख़वातीन को भी तालीम और रोज़गार के यकसां मौक़े फ़राहम किए गए। आप अच्छी तरह जानते हैं भारत में ख़ास तौर पर लड़कियों की तालीम का क्या हाल था। आला तालीम तो दूर की बात, उन्हें बुनियादी तालीम से भी दूर रखा जाता था। और रोज़गार की दुनिया की अगर बात करें तो कई पेशे ऐसे थे जिनमें ख़वातीन को रोज़गार नहीं मिलता था, उन्हें उस काम के लिए काबिल नहीं समझा जाता था। मगर आज हम देखें तो मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन ने अपनी काबिलियत से उन शोबों की तरक्की और तामीर में
अहम किरदार अदा किया है। आखिर में हमने देखा सियासी इक़्तिदार में ख़वातीन को मसावी हुकूक देने के लिए मकामी इंतज़ामी अदारों में कुछ नशिस्तें महफूज की गईं। इन तमाम तरमीमात की वजह से, जिनका मुताला भी हमने किया, आज हमें यह मंजर दिखाई देता है कि ख़वातीन तालीम पाकर रोज़गार हासिल कर रही हैं। ख़वातीन की आज़ादी के ख़याल से उनमें एक किस्म की खुद एतमादी पैदा हो गई है। तालीम, रोज़गार, इंतज़ामिया, सियासत, गर्ज़ तमाम शोबों में ख़वातीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की कारकर्दगी खुलकर सामने आने लगी है। भारतीय समाज में ज़ात पात का निज़ाम मौजूद था। ज़ात पात के निज़ाम की बुनियाद अदम मसावात, इस्तेहसाल और नाइंसाफ़ी पर कायम थी। आज़ादी के बाद दस्तूर हिंद ने आज़ादी, मुसावात, भाईचारा और समाजी इंसाफ जैसे उमूर को बढ़ावा दिया। इसी के मुताबिक छूत छात को कानूनन ख़त्म कर दिया गया। दस्तूर के 17वें उसूल की रूह से छूत छात ख़त्म कर दी गई और अछूत तबके को दर्ज फहरिस्त ज़ातों में शामिल किया गया। आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी यानी छूत छात। Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with the law. So दस्तूर के 17वीं उसूल की रूह से छूत छात खत्म कर दी गई और अछूत तबके को दर्ज फहरिस्त ज़ातों में शामिल किया गया। दस्तूर साजों का ख्याल था कि ज़ात पात पर मबनी समाजी निज़ाम की वजह से भारतीय समाज के कुछ तबकात को इज़्ज़त और मसावी मौक़े से महरूम रहना पड़ा है। इस मसले के हल के लिए 1953 में काका साहब कालेलकर कमीशन कायम किया गया। The first backward class commission was set up by a presidential order under Article 340 of the Constitution of India on 29th January 1953 under the chairmanship of Shri Kaka Kalelkar, popularly known as Kaka Kalelkar Commission. It submitted its report on March 30th, 1955. 1978 में बीपी मंडल की सदारत में पसमानदा तबकात के मसाइल पर गौर ख़ौस करने के लिए मज़ीद एक कमीशन नामज़द किया गया। मुख्तलिफ़ खिदमात और इदारों में पसमानदा तबकात को मुनासिब नुमाइंदगी फ़राहम करने की गर्ज से तहफ़्फ़ुज़ात की हिकमत अमली तैयार की गई। शेड्यूल्ड ज़ातों और पसमानदा दर्ज फहरिस्त कबाइल जैसे तबकात को आला ज़ातों के खौफ, तशद्दुद और जबर से आज़ाद रहकर इज़्ज़त नफ्स और वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए 1989 में हुकूमत ने इंसदादे मज़ालिम एट्रोसिटी कानून नाफिज किया।
एट्रॉसिटी यानी एक्सट्रीम क्रुएल्टी, जुल्म, तो हुकूमत ने इंसदादे मजालिम कानून 1989 में नाफिज किया ताकि शेड्यूल्ड ज़ातों और पसमानदा कबाइल को आला ज़ातों के खौफ, तशद्दुद और जबर से आज़ाद रहकर इज़्ज़त और वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल सके। और अब सबक के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे आलमकारी की। आलमकारी यानी ग्लोबलाइजेशन। आलमकारी किसे कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन का क्या मफहूम है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। सर्द जंग के बाद तिजारत और मौशी ताल्लुकात में शफाफियत आ गई। अभी हमने देखा कि सर्द जंग के बाद तमाम ममालिक ने तिजारती ताल्लुकात को तरजीह दी। मौशी ताल्लुकात के क़याम की कोशिशें होने लगीं। मेहनत, सरमाया, बड़े बड़े बाजार और मालूमात की दुनिया भर में तौसी हुई। साइंस और टेक्नोलॉजी ने काफ़ी तरक्की की, जिसकी वजह से अब एक जगह की मालूमात दूसरी जगह पहुंचने में आसानी हो गई। लिहाजा दुनिया एक दूसरे से करीब आ गई, दुनिया के ममालिक एक दूसरे से करीब आ गए। तो सर्द जंग के बाद तिजारत और माशी ताल्लुकात में शफाफियत आ गई। मेहनत, सरमाया, बड़े बड़े बाजार और मालूमात की दुनिया भर में तौसी हुई। न सिर्फ तिजारती सामान बल्कि मजदूर, तकनीकी उलूम और मालूमात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में आसानी हुई। आलमी सतह पर लोगों में ख्यालात और नज़रियात का तबादला शुरू हुआ और ये मुमकिन हो पाया इत्तलाती टेक्नोलॉजी में इनकलाब की वजह से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इनकलाब की वजह से दुनिया के वाक़यात और मालूमात दूर दूर तक पहुंचने लगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से आज हम देखते हैं सारी दुनिया सिकुड़कर सिमटकर एक दूसरे के करीब आ गई है। दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद शख्स से अब हम राब्ता कायम कर सकते हैं, अपने ख्यालात और नज़रियात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, दूसरों के नज़रियात और ख्यालात से वाकिफ हो सकते हैं। तो मुल्कों की सरहदों को पहले जैसी अहमियत बाकी नहीं रही। ग्लोबलाइजेशन यानी आलमकारी की वजह से मईशत, सियासत, साइंस और टेक्नोलॉजी, समाज और सकाफत जैसे तमाम शोबहाए हयात में कई तब्दीलियां रूनुमा हुईं। आलमी सतह पर भारत कई शोबों में एक अहम मुल्क के तौर पर नमूदार हुआ। G20 और ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जैसी बैनुल-अक़वामी तंजीमों का भारत एक अहम रुकन है। इनमें से चंद अहम माशी आलमी तंजीमों के मुताल्लिक इंशाअल्लाह हम जोग्राफिया में मालूमात हासिल करेंगे। मवासलाती टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत एक अहम इनकलाब से गुजरा है। मोबाइल और इंटरनेट खिदमात नीज़ सैटेलाइट पर मबनी मवासलाती खिदमात मुल्क भर में फैली हुई हैं।
भारत ने दुनिया भर को ये भी बता दिया है कि सियासी शोबे में एक मुस्तहकम जमहूरियत किस तरह कामयाबी से काम करती है। इसी का नतीजा है कि भारत के अवाम और ख़ुसूसन नौजवानों के तर्ज़ हयात में नुमायाँ तब्दीलियाँ वाक़ हुई हैं। ये तब्दीलियाँ उनकी ज़बान, ग़िज़ा से मुताल्लिक़ आदात, लिबास और फ़हम से वाज़े होती हैं। आज़ादी के बाद भारतीय समाज में जो नुमायाँ तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं वो हमें अवाम और ख़ुसूसन नौजवानों के तर्ज़ हयात में नुमायाँ तौर पर नज़र आती हैं। ये तब्दीलियाँ उनकी ज़बान, ग़िज़ा से मुताल्लिक़ आदात, लिबास और फ़हम से वाज़े होती हैं। आइंदा सबक में इंशाअल्लाह हम भारत को दरपेश चंद दाखिली मसाइल का मुताला करेंगे। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।